नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं एक आपके सामने संजीवनी एपिसोड लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत BHU BA एवं सोशल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करता हूं, उससे संबंधित टिप्स आपके सामने देता हूं। तो दोस्तों, यह उसी संजीवनी एपिसोड की अगली कड़ी है। आप हमारे वीडियो को देखें और इससे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें। यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे BHU वर्ल्ड की वेबसाइट को विजिट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस नाम से संबंध है? दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद जो है, इसका कॉन्सेप्ट साइंटिफिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। और कार्ल मार्क्स ने समाज को कितने भागों में बांटा, ये भी कभी कभी प्रश्न आता है। तो दोस्तों, दो भागों में, एक बुजुर्गा वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग, यानी एक अमीर वर्ग के बारे में बतलाया और दूसरा गरीब वर्ग के बारे में बतलाया। दोस्तों, इसमें एक चीज इन्होंने मिस्टेक की या फिर मेंशन नहीं की, वह थी मध्यम वर्गीय वर्ग। मध्यम वर्गीय जो क्लास होता है वो हमेशा क्रांति के लिए जाना गया है। आप फ्रांसीसी क्रांति को देख लें, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को देख लें, लेकिन कार्ल मार्क्स के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है क्लास के बारे में, उसमें मध्यम वर्गीय को सम्मिलित नहीं किया गया है। आपसे प्रश्न यह भी पूछ देगा कि बतलाइए बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग का कॉन्सेप्ट किसने प्रतिपादित किया, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री के रूप में नियुक्त होता है। मतलब एक पर्सन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है? नहीं है। वो संसद का सदस्य क्या है? अभी नहीं बना है, लेकिन उसे क्या अपॉइंट कर दिया गया है? मंत्रिमंडलीय परिषद में दे दिया गया है। तो इन्हें किसी भी सदन में, यानी अगर लोकसभा राज्यसभा की है, अगर केंद्र सरकार की बात है तो लोकसभा और राज्यसभा में, और अगर राज्य की है तो विधानसभा के विधानसभा और विधान परिषद में, जहां विधान परिषद हैं। इन्हें किसी भी सदन में निर्वाचित होने की अधिकतम अवधि जो है कितनी है? मतलब 6 महीना के अंदर जो है इन्हें निर्वाचित होना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि उन्हें इससे इस्तीफा देना पड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फैमिली? आप एकांकी परिवार से क्या समझते हैं? दोस्तों, एकांकी परिवार कहते हैं जो छोटा सा परिवार होता है, जिसमें बच्चे की माँ होती हैं, बच्चे की पिता होते हैं, और जो अविवाहित बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो होते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे फैमिली हैं, इन फैमिली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली या फिर एकांकी परिवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने समाजवाद शब्द की रचना की? एक प्रश्न पहले भी आया था, वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म, और यहाँ पे है कि सोशियोलॉजी शब्द को किसने रचना की? तो दोस्तों, अगस्त कॉम्ट जो थे, इन्हें ही इन शब्द के जनक के रूप में जाना जाता है, ना कि कार्ल मार्क्स को। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क के कौन कौन से मेंबर हैं वो आप नोट करके हमें बताएं कि ये देश सार्क के मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप हमें बताएंगे। और मैं हिंट दे देता हूं, म्यांमार जो है इसके सदस्य देश नहीं है। यानी सदस्य देश नहीं, इसका मतलब है पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान तो आपको मिल ही गया, और जो बचे हुए देश हैं उसके बारे में आपको कमेंट में लिखना है। चलिए अगला देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व निम्न में से किसको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया? ये प्रश्न एक बार पूछ दिया गया है कि बतलाइए भारत रत्न पहले मिला और बाद में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। प्रश्न यह है साधारण रूप में। तो दोस्तों, जाकिर हुसैन है। आप जाकिर हुसैन को कब भारत रत्न मिला ये लिखना है, और जाकिर हुसैन कब भारत के राष्ट्रपति बने ये लिखना है। ये दोनों चीज को आपको कॉपी में नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वायुमंडल के जो दिए हुए विकल्प हैं
इसमें जो सबसे निचली परत है वो है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। आपको इसका क्रम लिखना है कि सही क्रम क्या है, नीचे से ऊपर की ओर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह लिखना है कि हवाई जहाज का भ्रमण किस मंडल में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मध्य मंडल की कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, इसके बारे में भी आपको नोट करके लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयली तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। कोयली तेल शोधक कारखाना दोस्तों गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। इससे एक बार प्रश्न बना है कि बतलाइए, और आपको ये बतलाना है कि गुजरात में भी ये कहाँ पे है। गुजरात में पार्टिकुलर एक जगह पे है कोयली तेल शोधक कारखाना, उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से संबंधित नहीं थे या अनभिज्ञ थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन सा धातु वहां के लोग नहीं जानते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा, आयरन। इसका मतलब है दोस्तों कि तांबा, कांसा और सोना चांदी से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो उनको पता था इन धातु के बारे में, उसका ये प्रयोग करते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र के बारे में लिखेंगे, 7 प्रमुख क्षेत्र के बारे में लिखेंगे, और वो कहाँ स्थित है वो भी लिखना है, और किस नदी के किनारे स्थित है आपको पुनः लिखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न तो बन रहा है और बार बार लिखेंगे तो हो सकता है आपको जल्दी याद हो जाए। और जैसे लोथल कहाँ स्थित है, लोथल क्या था, किस नदी के किनारे स्थित था, इस तरह से आपको 7 सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को कॉपी में किताब से खोज करके लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का पारिवारिक नाम क्या था? तो दोस्तों हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इसके अलावा दोस्तों गौतमी पुत्र तो नाम इनका नहीं रहा है। मैं ये कह दे देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहन वंश से शायद संबंधित है, उनका संबंध है इससे। आपको क्या करना है, तथागत गौतम बुद्ध का कहाँ नाम मिलता है इसके बारे में सर्च करना है। तथागत गौतम बुद्ध का कौन से किताब में नाम मिलता है उसको सर्च करना है, और गौतम जो है इनका नाम कब पड़ा ये सर्च करके लिखना है। यानी बुद्ध का पारिवारिक नाम सिद्धार्थ था, वो तो मैंने बतला दिया, गौतमी पुत्र तो उनका नाम ही नहीं था। तथागत और गौतम बुद्ध उनका नाम कहाँ पे पड़ता है या फिर उनका नाम जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप हमें सर्च करके बतलाएंगे कि तथागत सर किताब के इस पुस्तक में उनका नाम तथागत दिखाई पड़ा है, और गौतम बुद्ध जो है उनका नाम इस समय पड़ा है। तो ये दोनों चीज को आप नोट करके हमें बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद और पुनः दिल्ली स्थानांतरित किया? यानी पहले तो दिल्ली से दौलताबाद लाया और फिर दौलताबाद से क्या किया, इसने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो दोस्तों ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको आप इस तरह से याद रखेंगे, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। अब ये बतलाएंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस क्षेत्र में अवस्थित था, उस क्षेत्र के बारे में आप हमें बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र कौन सा था, वो आधुनिक भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित थे, आधुनिक भारत के किस क्षेत्र में वो अवस्थित थे, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और अभी वर्तमान समय में उन क्षेत्र को कौन से नाम से जाना जाता है ये भी हमें बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस मुगल बादशाह ने अपने राजमहल में न्याय के फरियादियों के लिए घंटी से युक्त सिकर लगाई थी? यानी उन्होंने एक घंटी बांध दिया था और उस घंटी के माध्यम से क्या होता था, जो भी किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की समस्याएं होती थी वो व्यक्ति घंटी बजाता था और उसे न्याय मिल जाता था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर ने इस तरह के व्यवस्था को अपने दरबार में लगाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस नगर में हुआ? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, और किस स्कूल में हुआ था उस स्कूल के बारे में आपको नोट करके बताना है।
कि बंबई के किस स्कूल में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता और किसके द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी ये भी आपको बतलाना है। कितने लोग सम्मिलित थे ये भी बतलाना है। सम्मिलित लोगों की संख्या जो है ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, किस स्कूल यानी किस जगह पे हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी और कुल कितने सदस्य इसमें सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन हुआ था। यानी कांग्रेस का कौन सा सीजन था जिसमें कि गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। तो दोस्तों ये था सूरत का अधिवेशन। और सूरत का अधिवेशन कब हुआ था ये आपको लिखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और मुख्य रूप से विभाजन का कारण क्या था ये भी आपको लिखना है। इसमें कमेंट करना है कि विभाजन का ये कारण था, अध्यक्षता इसने की थी और सूरत का अधिवेशन इतना तारीख को हुआ था, मतलब इस ईस्वी को हुआ था, तारीख याद रखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों क्या करना है कि एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, अब लखनऊ अधिवेशन जो है उसकी क्या विशेषता थी उसके बारे में आपको लिखना है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये लिखना है और कौन कौन से व्यक्ति थे जो इसमें, कौन कौन से दल थे जो एक दूसरे से फिर एकजुट हो गए, ये भी आपको इसमें कमेंट करना है। और इसे आपको कॉपी में नोट करना है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी और इसमें प्रमुख विशेषता क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। दोस्तों सलीमुल्लाह खां को एक मुख्य रूप से देखा जाता है, लेकिन इसका उत्तर जो है मोहम्मद अली जिन्ना भी होगा। ये दोनों और दो व्यक्ति और थे जिनके प्रयास से जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और प्रारंभिक रूप में जो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था वो लखनऊ को बनाया गया था। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, वो लखनऊ में बनाया गया था। तो दोस्तों ये प्रश्न आप याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने कब अपनाया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में अपनाया था और किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बतलाएं। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्वीकृति दी गई उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बतलाएंगे कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने कौन सा अधिवेशन में स्वीकार किया और किस नदी के तट पर स्वीकार किया, नदी कौन सा था वो भी आप हमें बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको व्यक्तिगत रूप से हमें मैसेज भेजना है तो आप हमें फेसबुक पे हेलो संदीप के आर नाम से सर्च करके आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई सुझाव देना है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई प्रश्न में समस्या है तो आप प्रश्न भी हमें फेसबुक पे ही हेलो संदीप के आर सर्च करके भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।